हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का टॉपिक नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट जो है वो पॉलिटी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है रिवाइज करने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फंडामेंटल राइट तो ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि अगर पॉलिटी से किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें से फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन ना आए। तो हम इस लेक्चर में ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स याद हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। बस आप इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। ठीक है, रिट्स क्या होती है, सारी रिट्स आपको याद हो जाएंगी, सारे फंडामेंटल राइट्स आपको याद हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of these is not included as fundamental right in the Indian Constitution? कौन सा फंडामेंटल राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है? ये नॉट वाला शब्द जो है वो हमेशा आपको ज्यादा ध्यान देना है इस पे। ठीक है, और अगर हो सके तो वहां पे उसको ऐसे मार्क कर ले तो आपको याद रहे कि नॉट पूछा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो ऐसे क्वेश्चंस में गलती कर कर आते हैं। वो नॉट नहीं देखते, नॉट करेक्ट लिख देते हैं, नॉट इंक्लूडेड लिख देते हैं। ये नॉट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। पहला है ऑप्शन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, दूसरा है राइट टू इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ, तीसरा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, चौथा है राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। तो देखो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आता है कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 19 में आता है। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 14 में आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं अगर कोई फंडामेंटल राइट का हमारे वायलेशन होता है, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 32 में आता है। फिर राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ये जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये किस में आता है? डीपीएसपी में आता है। ठीक है, आर्टिकल 38। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये जो है वो आर्टिकल 38 है डीपीएसपी का। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following can a court issue for the enforcement of fundamental rights? मतलब कोर्ट क्या इशू करता है फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए? इसके चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है अ डिक्री, बी ऑप्शन है ऑर्डिनेंस, सी ऑप्शन है रिट, डी ऑप्शन है नोटिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रिट। रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को राइट है कि वो रिट इशू कर सकता है। सेम राइट जो है वो हाई कोर्ट के पास भी है, वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट जो है वो भी रिट इशू कर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट आउट विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट enumerated in the constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right? इनमें से कौन सा जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जिसको आर्टिकुलेट नहीं किया गया था बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको एज अ फंडामेंटल राइट माना है? तो ऑप्शंस क्या है? पहला है राइट टू प्राइवेसी, दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तीसरा है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, चौथा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी जो है वो पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकुलेट किया है फंडामेंटल राइट की तरह। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ किस में आता है? तो ये आर्टिकल 14 में आता है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में आता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन आर्टिकल 19 में आता है। ठीक है, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following writs order of the high court or supreme court is brought to get an order of an authority quest? कौन सा रिट है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करता है जब किसी भी अथॉरिटी के जिससे ऑर्डर के थ्रू किसी अथॉरिटी को क्वेश किया जा सके? मतलब कोई अथॉरिटी जो इलीगली ऑक्यूपाइड है उसको क्वेश करने के लिए जो ऑर्डर दिया जाता है वो कौन सी रिट्स में आता है? ऑप्शन ए है मेंडामुस, ऑप्शन बी है सर्टियोररी, ऑप्शन सी है क्वेरेंटो, ऑप्शन डी है हेबियस कॉर्पस। तो इसका करेक्ट आंसर है
सी ऑप्शन क्यूरेंटो। क्यूरेंटो एक रेट होती है जिसके अकॉर्डिंग किसी ऐसा पर्सन जिसने इलीगली कोई पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकती है, उसकी अथॉरिटी को क्वेश कर सकती है, क्वेश मतलब खत्म कर सकती है, और उससे पूछ सकती है कि आप किस अथॉरिटी की बेसिस पे या क्या आपके पास लीगल प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू आप इस पोस्ट पर आए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो 3 रिट्स और दी हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंडामुस रिट कब इशू की जाती है? जब कोई पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। तो टू परफॉर्म ड्यूटी, मैंडामुस का मतलब होता है टू परफॉर्म ड्यूटी। सर्टियोररी मतलब जब लोअर कोर्ट किसी ऐसे केस में डिसीजन दे देता है जो उसके रेंज में नहीं आता है, तो हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है कि आप इस केस को रोक दीजिए और वापस से इसको फॉरवर्ड कर दीजिए हायर कोर्ट पर, तो उसको हम बोलते हैं सर्टियोररी। फिर आता है एक हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव बॉडी ऑफ, मतलब किसी भी पर्सन को अगर कोई इलीगली डिटेन कर देता है या अरेस्ट कर लेता है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर इशू करती है कि उस पर्सन की बॉडी को प्रेजेंट किया जाए, मतलब उसको इलीगल कस्टडी वाले पर्सन को प्रेजेंट किया जाए कोर्ट में। ठीक है, तो ये 4 रेट्स होती हैं। इसके अलावा एक और होती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो होती है वो सर्टियोररी की तरह ही होती है, जिसको हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है। इसमें से प्रिवेंशन करता है, ठीक है, से प्रिवेंट करता है। सर्टियोररी में क्या करता है, प्रिवेंट भी कर देता है और उसको बोलता है इसको आप ऊपर वाले उसमें पास कर दीजिए। तो ये डिफरेंस होता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रिट्स होती हैं। क्लियर? चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट आउट विच फॉर्म द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट इन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट हैज बीन आर्टिकुलेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ फंडामेंटल राइट। मतलब ऐसा कौन सा राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एज अ फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको फंडामेंटल राइट बनाया है? तो ऑप्शंस है, पहला राइट टू लाइफ, दूसरा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये तो था। सी प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ये भी था। डी राइट टू परमानेंट हाउसिंग, ये कोई राइट नहीं था पहले। ठीक है, अब बना दिया गया है, नए नए ऑर्डर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग राइट टू परमानेंट हाउसिंग है, लेकिन पहले ये नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सिविल इक्वालिटी इम्प्लाइज, मतलब सिविल इक्वालिटीज कौन कौन इम्प्लाई कर रहा है? तो ऑप्शन ए है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन बी है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन सी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डी ऑप्शन है इक्वल राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? देखो, इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ, तो ये क्या बताता है हमको? सोशल इक्वालिटी के बारे में बताता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इक्वल पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, क्योंकि ये सिविल राइट में आएगा, सिविल इक्वालिटी में आएगा। बाकी ये जो तीनों है वो सोशल इक्वालिटीज में आएंगे। कौन सी इक्वालिटीज में आएंगे? सोशल इक्वालिटीज में आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी में आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, who consider right to the constitutional remedy as very heart and soul of the Indian Constitution? कौन सा राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है? और ये किसने बोला? इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर ने और डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी आर अम्बेडकर। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने फंडामेंटल राइट्स के लिए हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इससे आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो फंडामेंटल राइट के ऊपर बन सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुलवर्क ऑफ द पर्सनल फ्रीडम? कौन सा है जो पर्सनल फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? ए मैंडामुस, बी हेवियस कॉर्पस, सी क्वेरेंटो और डी सर्टियोररी। तो इसका करेक्ट आंसर है हेवियस कॉर्पस, क्योंकि हेवियस कॉर्पस में अगर आपको कोई इलीगल कस्टडी में लेता है तो सुप्रीम कोर्ट एक आपके लिए ऑर्डर इशू कर सकती है जिसके थ्रू आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा, और अगर वो इलीगल कस्टडी होगी तो आपको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये पर्सनल फ्रीडम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेंडामुस तो पता ही आपको कि किसी को अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके लिए इशू किया जाए। क्यूरेंटो अगर कोई इलीगली किसी पोजीशन पे चला जाता है तो उसकी अथॉरिटी चेक करने के लिए किया जाता है। सर्टियोररी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के लिए इशू करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, right to property was removed from the list of the fundamental right during the rule of?
जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया था। देखो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो आर्टिकल 31 में आता था फंडामेंटल राइट को, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 में रिमूव करके कहाँ पर डाल दिया गया है, आर्टिकल 300 ए में डाल दिया। फंडामेंटल राइट से हटा के इसको केस में डाल दिया है, लीगल राइट में डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसके टाइम पे गवर्नमेंट कौन थी, तो ऑप्शंस हैं, ए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, नहीं ये नहीं थी क्योंकि ये 1977 में इमरजेंसी के बाद डिसॉल्व हो गई थी। उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट आई थी, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी 1977 से 79 तक। तो 78 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो ऐड किया गया था मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट नहीं थी, वाजपेयी की गवर्नमेंट ये भी नहीं थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा है जो पॉलिटिकल राइट में इंक्लूड नहीं होता है, नॉट इंक्लूडेड विच है। ऑप्शन है राइट टू वोट, ऑप्शन बी है राइट टू लाइफ, ऑप्शन सी है राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, ऑप्शन डी है राइट टू लॉन्च कंप्लेंट विद द एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कौन सा राइट पॉलिटिकल राइट्स में इंक्लूड नहीं होता है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप कंप्लेंट लॉन्च नहीं कर सकते एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट की, ये पॉलिटिकल राइट में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, एक सेकेंड वेट, सॉरी, पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 10th का ऑप्शन करेक्ट होगा, ये राइट टू लाइफ, क्योंकि ये सोशल राइट में आता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल राइट में नहीं आता। राइट टू वोट पॉलिटिकल राइट है, कंटेस्ट इलेक्शन पॉलिटिकल राइट है, और कंप्लेंट लॉन्च करना ये भी पॉलिटिकल राइट है, लेकिन राइट टू लाइफ जो है वो हमारा सोशल राइट है। सॉरी, 10th का आंसर जो है वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी नहीं है इसका, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट एज अ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा राइट है जिसको अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फंडामेंटल राइट का दर्जा नहीं दिया है। तो इसके ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी है राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी है राइट टू प्रॉपर्टी, एंड ऑप्शन डी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो राइट टू इक्वालिटी तो है, राइट टू फ्रीडम भी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी है, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एन्यूमरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन फंडामेंटल राइट का गार्जियन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। उसका ऑप्शन है ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है पार्लियामेंट, ऑप्शन सी है कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी है प्रेसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट का गार्जियन है। अगर उसका वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही है जो क्या कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट, कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट से डील करता है। ये पार्ट्स आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में हमने ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर सिविल सिग्नल नाम से मेरा चैनल है, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज टॉपिक वाइज, उसमें जाकर आप जरूर देखिएगा, आपको सारे पार्ट्स आर्टिकल्स और शेड्यूल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो अच्छे से लर्न हो जाएंगे, और ये भी आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो फॉर्म किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट 3। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी है। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप है। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है, यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, which constitutional amendment deleted the right to property from the list of the fundamental right, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था। तो इसके ऑप्शन है 42nd, 43rd, 44th और 62nd। तो इसका करेक्ट आंसर है 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था 1978 में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू, जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसके लिए अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन ए है बैंकरप्ट पर्सन, ऑप्शन बी है एलियंस, ऑप्शन सी है पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इनक्योरेबल डिसीज, ऑप्शन डी है पॉलिटिकल सफरर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉलिटिकल सफरर्स जो है उनके लिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शंस अलग हैं। देखिए, ए ऑप्शन है लेजिस्लेचर, बी ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव, सी ऑप्शन है पॉलिटिकल पार्टीज और डी ऑप्शन है जुडिशियरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जुडिशियरी, या फिर इसकी जगह सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है या जुडिशियरी जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के क्या है? गार्जियन है। ठीक है, चलिए मैच करना है लिस्ट को आर्टिकल्स और फंडामेंटल राइट से। करेक्ट आंसर दीजिए। देखो, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, मैंने क्या बताया था आपको? नंबर्स लिख लेने हैं ABCD। पहला आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 22 राइट ऑफ अ पर्सन अंडर डिटेंशन, आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो चारों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन मैचिंग है 1 2 3 4। तो इसका ऑप्शन इज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा है जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कवर्ड है? पहला, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग इन द फोर्स्ड लेबर, ये कवर है। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 23। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। सेकंड है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन द फैक्ट्रीज, ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 24 में आता है। ऑप्शन नंबर 3, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये किसमें आता है? आर्टिकल 25 में आता है। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ए ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली गलत, बी ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली गलत, सी ऑप्शन 2 एंड 3 ओनली गलत, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, all the followings are the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution except। कौन सा है जो फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है पर एक किसी को गारंटी नहीं करता? देखो, तो ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी, इसको तो गारंटी करता है। कौन से आर्टिकल तक आता है? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आता है। ठीक है, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये आर्टिकल 23 एंड 24 में आता है। ठीक है, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये नहीं आता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आता है 25 से 28 तक। ठीक है, तो ये सारे राइट्स है। तो राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो किस में आता है? आपके DPSP में आता है, फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल राइट? नॉट, कौन सा ऐसा है जो फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तो फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये भी फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी, ये भी फंडामेंटल राइट है। डी ऑप्शन, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एज वेल एज वुमेन, ये राइट, ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता। ये किस में आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आता है। ठीक है, DPSP में आता है। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, अलग अलग फॉर्म में पहले भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अधिकतर क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सम लिबर्टीज टू इट्स सिटीजन, which of the following is not true about it? Citizen is the free to the liberty of। ठीक है, कुछ लिबर्टी दी जाती है सिटीजन को, which of the following is not true about, और ये जो लिबर्टी दी जाती है उसमें से कौन सी ट्रू नहीं है? सिटीजन इज फ्री टू द लिबर्टी ऑफ, सिटीजन जो है वो कौन सी लिबर्टी के लिए फ्री नहीं है? तो इज एक्सप्रेशन एंड स्पीच, इसके लिए तो फ्री है। टुगेदर पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये भी फ्री है। टू परचेज लैंड एंड प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये भी फ्री है। टू फॉर्म एसोसिएशन और द यूनियन, इसके लिए भी फ्री है। टू डू बिजनेस इन एनी ट्रेड्स इन द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, तो ये नहीं है, इसके लिए फ्री नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 was introduced to help which of the following groups of the society? जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2002 का, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था कौन से ग्रुप ऑफ सोसाइटी की हेल्प करने के लिए? इसके ऑप्शन है चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, बी ऑप्शन है कॉलेज गोइंग टीनेजर, सी ऑप्शन है ऑल एडल्ट हु कुड नॉट गेट फॉर्मल एजुकेशन, डी ऑप्शन है दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दी टेक्निकल एजुकेशन, ई ऑप्शन है फीमेल स्टूडेंट्स स्टडीइंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ए ऑप्शन, चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था ये? 86
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू आर्टिकल 21A में ऐड किया गया था। पहले ये क्या था, एक फंडामेंटल राइट था, सॉरी डीपीएसपी था आर्टिकल 45 के अंदर, और इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये फंडामेंटल ड्यूटी भी बनाया गया था आर्टिकल 51A में। ठीक है, 51A में बनाया गया था, 11th फंडामेंटल ड्यूटी बनाई गई थी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, किस कमिटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज द रीजन। ठीक है, असर्शन पहला, द राइट टू प्रॉपर्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीज टू बी अ फंडामेंटल राइट बट इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये सही है, हाँ असर्शन एकदम सही है। रीजन क्या है, 44th अमेंडमेंट डिलीटेड आर्टिकल 19F एंड 31 फ्रॉम द पार्ट 3 and added a new article 300A in the part 12। ये इसका रीजन एकदम करेक्ट है। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 में, और इसको ऐड कर लिया गया था आर्टिकल 300A में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, ए ऑप्शन। बोथ ए एंड आर दी ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इन इंडिया इज, उसके ऑप्शन कौन कौन से हैं, इज अवेलेबल टू द पीपल अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, बी ऑप्शन है स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कि ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो किस में इम्प्लाइड की गई है, राइट टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। ठीक है, अवेलेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया अंडर एग्जीक्यूटिव पावर, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंस्टेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कौन से इंस्टेंसेस हैं जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट को बताते हैं। पहला, अ पर्सन वाज डिटेन्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस व्हाइल गोइंग फॉर कास्टिंग वोट इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन, 25th का फर्स्ट ऑप्शन। क्या ये सही है, इसमें वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, हो रहा है। सेकेंड वाला, अ सिविलियन वाज किल्ड बाय द आर्मी व्हाइल अंडरटेकिंग कॉम्बिंग ऑपरेशन। ठीक है, किसी सिविलियन को मार दिया जाता है अगर किसी ऑपरेशन में, तो ये भी एक वायलेशन है ह्यूमन राइट का। तो ऑप्शंस क्या है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 25 का, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों ही ह्यूमन राइट का वायलेशन है। Question number 26. The provisions relating to the fundamental rights in the Constitution of India. कौन कौन से प्रोविजन जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स से बिलोंग करते हैं। पहला, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ऑप्शन ए, तो ये गलत है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। ऑप्शन बी, कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, ये गलत है। कैन बी अमेंडेड बाय अ 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, और डी ऑप्शन है कैन बी अमेंडेड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय अ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, यहाँ तक तो सही था, लेकिन इसको स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफाई कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं है। फंडामेंटल राइट के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी से आप क्या कर सकते हो, सिंपल मेजोरिटी से आप अलाउंस चेंज कर सकते हो, फिर आप अपने नए स्टेट्स क्रिएट कर सकते हो, बाउंड्रीज को अल्ट्रेशन कर सकते हो, ये सब सिंपल मेजोरिटी से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। द रिट हेबियस कॉर्पस इज अवेलेबल फॉर, जो हेबियस कॉर्पस की रिट है वो किसके लिए अवेलेबल है। पहला, डायरेक्टिंग एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन और इंफीरियर कोर्ट टू डू सम पर्टिकुलर थिंग, ये गलत है। द पर्पज ऑफ रिलीजिंग फ्रॉम इलीगल कस्टडी पर्सन अनलॉफुली डिटेन, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हेवियस कॉर्पस में क्या होता है, इलीगल कस्टडी जिसकी की जाती है, उस पर्सन को, जिस पर्सन को डिटेन किया गया है उसको रिलीज करने के लिए हेवियस कॉर्पस लगाया जाता है। ठीक है, अब ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें देख लेते हैं ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट टू रिकॉर्ड द पेंडिंग केस, ये कौन से इसमें आता है, सर्टियोररी में आता है। ठीक है, डायरेक्ट द लोअर कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग, तो ये किसमें आता है, प्रोहिबिशन में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। विथ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये ऑप्शन फर्स्ट, ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स वे आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सही ऑप्शन है। बाय 44th अमेंडमेंट द जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1978 deleted the fundamental rights to property, so there are now only 6 fundamental rights, ये भी सही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन। जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल बिकॉज, फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल क्यों है? पहला ऑप्शन, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, they can suspended only in the manner prescribed by the constitution, they are enforceable against the state, they cannot be amended। ये गलत है। ठीक है, तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखो करेक्ट पूछा है, ये आप जरूर मार्क कर लीजिएगा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है। अगर नॉट करेक्ट पूछा होता तो इसका फोर्थ ओनली करके कोई ऑप्शन दिया होता, वो करेक्ट होता। ठीक है, तो इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है, ये वाली गलती जो है वो बच्चों से बहुत होती है, इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि आप पहले ही करेक्ट और नॉट करेक्ट ऐसे मार्क करके रखें। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू, जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे रिलेट करता है? पहला फंडामेंटल राइट, दूसरा डीपीएसपी, तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी, चौथा सिटीजनशिप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4 में आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4A में आता है। सिटीजनशिप पार्ट 2 में आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, आर्टिकल 20 of the Constitution of India state that no person can be convicted for any offence except for the violation of law in force at the time of the commencement of the act charged as an offence। तो देखो आर्टिकल 20 में ऐसा बोला गया है कि आप किसी भी पर्सन को उसके ऑफेंस के लिए कन्विक्ट जब तक नहीं कर सकते जब तक कि वो लॉ जो है वो फोर्स में नहीं है उस टाइम पर। दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 21 के बारे में, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो वन ओनली, टू ओनली, बोथ और नन। तो इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोवाइडेड अंडर द आरटीआई एक्ट 2005? कौन सा एक्ट है जो आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर में आता है? पहला, इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, नहीं। इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द डिस्क्लोजर दैट में कॉन्स्टिट्यूट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नहीं। सी ऑप्शन, कंडीशनल डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नहीं। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कैबिनेट पेपर्स रिकॉर्डिंग टू द डेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो आरटीआई एक्ट मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मतलब जिसमें हम किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी कोई, या फिर ऑफेंस के लिए हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जो कैबिनेट पेपर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी काम किया है उसके लिए हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए 32 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट के 32 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो हम दूसरा वीडियो जो है फंडामेंटल राइट पार्ट 2 के नाम से लेकर आएंगे, जिसमें हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस जो है फंडामेंटल राइट्स के डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने पॉलिटी का रिवीजन सीरीज भी बनाया हुआ है, तमिलनाडु की क्लास 11th 12th हिस्ट्री का भी बनाया हुआ है, और कुछ स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस भी बनाए हुए हैं कि कैसे आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत पास में है, कब है प्रीलिम्स का एग्जाम? तो ये 19 जून को आने वाला है। तो 19 जून के एग्जाम के लिए ये वाली जो इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस एमसीक्यू सीरीज को जरूर देखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।